हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 8, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो और आपको इसका लिंक यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जून 2024 द वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड व्हिच सिटी ऑफ इंडिया एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। तो इनमें से कौन सी सिटी है जिससे जो है रिसेंटली वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज अ श्रीनगर। श्रीनगर जो है ये लार्जेस्ट सिटी है आपकी जम्मू एंड कश्मीर की, एंड इट इज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, जिसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL। अब ये क्यों किया गया है? ताकि जो यहाँ पे क्राफ्टमैनशिप है उसको प्रिजर्व किया जा सके, उसे प्रमोट किया जा सके। ठीक है, अब 2014 से बात करें हम, फ्रॉम 2014 नियरली आपके 60 सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसी हैं जिसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी रिकॉग्नाइज किया गया है। और इंडिया में श्रीनगर से पहले 3 सिटी जो थी ऑलरेडी वो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बनाई जा चुकी हैं, रिकॉग्नाइज की जा चुकी हैं, जिनका नाम आपके हैं ममलापुरम, देन जयपुर, मैसूर। ठीक है, तो ये 3 सिटी थी। अब जो श्रीनगर है वो चौथी सिटी बनी है जिसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें। जो करंट हेडक्वार्टर है आपका WCC इंटरनेशनल का 2021 से 2024 का जो टेन्योर है इसमें ये लोकेटेड है कुवैत में। ठीक है, और इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? साद अल क्वादुमी। ओके, now next up question है, the space variable object monitor, that is SVOM satellite recently in June launched to monitor gamma rays burst in space. The SVOM is co-developed by which among the following organization? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर को जो है कोड डेवलप किया है या पार्टनरशिप में डेवलप किया है? तो आंसर यहाँ पे आपका है, इट इज चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेंट्रल नेशनल डी एट्यूड्स स्पेशल्स, विच इज आपकी स्पेस एजेंसी है फ्रांस की। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, अब जो SVOM है इसे लॉन्च किया गया था लॉन्ग मार्च 2 सी करियर रॉकेट में। ठीक है, एंड इस लॉन्च के साथ दिस मार्क्स एज अ 60th एनिवर्सरी ऑफ अ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन चाइना एंड फ्रांस। अब SVOM की बात करें तो इसका वेट आपका है 930 किलोमीटर्स। ठीक है, एंड इसका मेन एम क्या है? टू डिटेक्ट एंड स्टडी गामा रेज बर्स्ट फ्रॉम द ऑर्बिट ओवर अ 625 किलोमीटर्स अबव द अर्थ। इसे डिजाइन किया गया है 5 सालों के लिए, बट ये ऑपरेट कर सकता है अप टू 20 ईयर्स, ऐसा इसमें मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे जब इसे लॉन्च किया गया था इसने 4 साइंटिफिक पेलोड जो है वो कैरी किए थे, जैसे क्लियर कोडेड मास कैमरा, माइक्रो चैनल एक्सरे टेलीस्कोप जो फ्रेंच साइंटिस्ट ने बनाए हैं, एंड गामा रेज बर्स्ट मॉनिटर मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रम ऑफ एमिशंस फ्रॉम द गामा रेज बर्स्ट, एंड विजिबल टेलीस्कोप which will monitor light emitted in an optical wavelength immediately after the gamma rays burst event। और ये किसने बनाया है? चाइनीज साइंटिस्ट ने। इसके अलावा यहाँ पे इट इज ऑल्सो इक्विप्ड विद अ बेलीडियो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑफ अ चाइना, जो हेल्प करेगा BDS शॉर्ट मैसेज सर्विसेज के लिए। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑब्जर्व किया जाता है 23 जून को। अब इसे हम ऑब्जर्व क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन जो है आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो बनाई गई थी एट अ सोरबोन पेरिस में। ठीक है, 23 जून 1894 को इसे बनाया गया था। अब इस बार की थीम क्या थी इंटरनेशनल ओलंपिक डे की? इट वॉज लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ओके, नाउ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बच। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका लुसेन स्विट्जरलैंड में, एंड इसका मोटो क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। ओके, now next is name the state that is set to establish a Jatayu Conservation and Breeding Center, world's first conservation and breeding center for a Asian king vulture। तो कौन से स्टेट में जो है ये स्टैब्लिश किया जा रहा है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आपका जो उत्तर प्रदेश का महाराजगंज है वहां पे इसे स्टैब्लिश किया जा रहा है। इसका मेन एम क्या है? क्यों इसे जो है स्टैब्लिश किया जा रहा है? ताकि जो एशियन किंग वल्चर्स है इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें सुधार लाया जा सके। ठीक है, अब ये काम क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो एशियन किंग वल्चर्स हैं दे आर लिस्टेड इन अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन अ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट सिंस 2007।
ठीक है, 2007 से ये इस लिस्ट में शामिल है और इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए ये शेल्टर जो आपका ये ब्रीडिंग सेंटर है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जा रहा है। कहाँ पे ये है? महाराजगंज में। ओके, now next is the government of India has notified that some of the section of Telecommunication Act 2023 are set to be effective from dash। तो ये आपके इफेक्ट में आए हैं 26 जून 2024 से। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ यहाँ पे क्या बोला गया है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स गिवन अंडर द सबसेक्शन ऑफ 3 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, ठीक है, has notified, इन्होंने नोटिफाई किया है that the provision of section 1 to 10 to 30 42 से लेकर 44 46 47 50 to 58 61 and 62 of the said act ये आपके इफेक्ट में आएंगे या ये आपके फोर्स में आएंगे 26 जून 2024 से। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। जो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 है, पहले तो ये समझते हैं, ये एक सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट है जिसका मेन एम क्या है? यहाँ पे जैसे कुछ भी आपको करना है, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज अगर प्रोवाइड करनी है या जो सर्विसेज हैं उसे स्टैब्लिश करना है, ऑपरेट करना है, मेंटेन करना है, तो इन सब चीज़ों को परफॉर्म करने से पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन लेना होगा। ठीक है, This aimed at mandating prior authorization from the government will be required to provide telecommunication services, establish, operate, maintain or expand the telecommunication network or possess radio equipment. Clear है? अब इस एक्ट के तहत as per the new act, स्पेक्ट्रम जो है ये असाइन किया जाएगा बाय द ऑक्शन, बट कुछ केसेस में जैसे स्पेसिफाइड यूजर्स और पर्पसेस के केसेस में ये एलोकेट किया जाएगा ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। ठीक है, अब जो एक्ट है इट हैज डिफाइंड सर्टेन कंडीशन, इसमें कुछ कंडीशंस डिफाइन की गई हैं विच कम्स अंडर द स्पेसिफाइड पर्पसेस और यूजर्स, जैसे नेशनल सिक्योरिटी हो गया, डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फॉरकास्टिंग, ट्रांसपोर्ट, सैटेलाइट सर्विसेज जैसे आपका DTH हो गया, सैटेलाइट टेलीफोनी हो गया, ये सब। ओके, नेक्स्ट है दिस एक्ट अलाउज टेलीकम्युनिकेशन मे बी इंटरसेप्टेड, तो इनको कुछ केसेस में इंटरसेप्ट किया जा सकता है, जैसे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, प्रिवेंशन ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस या फिर पब्लिक ऑर्डर के लिए। ओके, अब जो ये एक्ट है इट हैज प्रोविजन टू अमेंड, ये आपका प्रोविजन, इसमें प्रोविजन है अमेंड करने के लिए TRAI एक्ट 1997 which will allow individual with a minimum 30 years of professional experience to serve as a chairperson। अगर चेयरपर्सन अपॉइंट करना है तो उसे मिनिमम आपका 30 years का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं पे 25 years का मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है फॉर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, बोला गया है किस चीज के लिए? टू सर्व एज अ मेंबर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ एडजुडिकेट ऑफिसर, और इसमें भी यहाँ पे बोला गया है ही और शी मस्ट बी अ रैंक ऑफ अ जॉइंट सेक्रेटरी और अबव, तो जॉइंट सेक्रेटरी या उससे अबव यहाँ पे पोजीशन होनी चाहिए उस पर्सन की जिसे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बनाया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। ओके, next is with the implementation of these notified sections of act, the Digital Bharat Nidhi will replace Universal Service Obligation Fund USOF which was established under the Indian Telegraph Act 1885। ठीक है, अब जो ये फंड है this will allow the fund utilization for a research and development। Fine, next is according to the second edition of a NESCOM Zinov Deep Tech Startup Report, India ranked dash among the top 9 deep tech system globally with a $850 million funding secured in a 2023। तो 2023 में इंडिया के जो डीप टेक स्टार्टअप थे इनके तरफ से टोटल फंडिंग यहाँ पे कितनी हुई है? $850 million की, और इंडिया जो है लाई करता है 6th पोजीशन पे among the 9 deep ecosystem। ओके, among the 9 deep countries। ठीक है, अब इंडिया जो है 6 नंबर पे है विद 3600 ओवर 3600 डीप टेक स्टार्टअप, जिसमें से 480 जो हैं वो स्टैब्लिश किए गए थे 2023 में, एंड इसमें से भी 74% जो है दे वर फोकस ऑन दे वर हैविंग अ फोकस ऑन अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज AI। ओके, अब डीप टेक क्या है? बेसिकली इसमें आपके AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक स्टार्टअप्स आ जाएंगे, या रोबोटिक्स पे जो डील कर रहे हैं वो इसके अंडर आ जाएंगे। ओके,
Now next is the Department of Personnel and Training announced that 3 new criminal laws, भारतीय न्याय संहिता Act 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता Act 2023 and भारतीय साक्ष्य अधिनियम Act 2023 will come into effect from dash. तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के अंदर आता है, जिन्होंने अनाउंस किया है 3 क्रिमिनल लॉज। ठीक है, अब ये 3 क्रिमिनल लॉ जो हैं ये इफेक्ट में आएंगे 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब ये 3 क्रिमिनल लॉ जो है रिप्लेस किसे करेंगे, जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के जो हमारे लॉज हैं, जैसे इंडियन पीनल कोड IPC 1860। ठीक है, ये बेसिकली रिप्लेस किया जाएगा बाय दी भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023। देन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 1973 का, इसे कौन रिप्लेस करेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसे रिप्लेस करेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट 2023। ठीक है, अब यहाँ पे दिसंबर 2023 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो है SNB इन्हें मिल गया था कि ये 3 क्रिमिनल लॉज को लाया जाए। ओके, अब एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। पहला आपका है भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023। ठीक है, इसके तहत द एक्ट रिटेन्स द प्रोविजन ऑफ IPC इंडियन पीनल कोड, जो क्रिमिनलाइज करता है एक्ट जैसे रेप, स्टॉकिंग एंड इंसल्टिंग अ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। ठीक है, इसके तहत यहाँ पे अब इंक्रीज कर दी गई है मैक्सिमम एज विक्टिम की, 16 से इसे 18 साल कर दिया गया है इन केस ऑफ अ गैंग रेप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे बहुत सारे नए एक्ट जो हैं वो लाए गए हैं, 358 सेक्शंस यहाँ पे लाए गए हैं जो रिप्लेस करेंगे 511 सेक्शंस को ऑफ अ इंडियन पीनल कोड। ठीक है, इसी के साथ नए कोड इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे 20 न्यू क्राइम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं एंड जो इनप्रिजनमेंट सेंटेंसेस हैं वो भी यहाँ पे बढ़ाए गए हैं 33 क्राइम्स के, साथ में ही 83 क्राइम्स के यहाँ पे फाइन बढ़ा दिए गए हैं एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, इट मैंडेट्स मिनिमम पनिशमेंट फॉर 23 क्राइम्स। ओके, इसके अलावा जो एक्ट है इट कंसिडर्ड मर्डर ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन्स ऑन अ ग्राउंड ऑफ कास्ट, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ, इसको अब ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रोविजन लाया गया है पेनल्टी का भी, जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ एंड विद अ फाइन। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला गया है, द एक्ट एलिमिनेट्स द सेडिशन एज एन ऑफेंस, तो सेडिशन को एलिमिनेट किया गया है एज एन ऑफेंस। ठीक है, बट इट रिटेन्स सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ अ सेडिशन सच एज टू एक्साइट और अटेम्प्ट टू एक्साइट सेसेशन, आर्म्ड रेबेल्शन और encourage the feeling of a separatist activities or endanger to the sovereignty or unity of and integrity of India. Okay, now इन्होंने यहाँ पे क्लासीफाई किए हैं ऑफेंसेस, जैसे किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और इसी टाइप के जो अदर आपके केसेस होते हैं या यहाँ पे जो है ऑफेंसेस होते हैं, इनको यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम इन्होंने जो है माना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज क्राइम बताए गए हैं दे आर कंसिडर्ड एज अ पनिशेबल ऑफेंस और यहाँ पे पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी, जैसे डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड यहाँ पे फाइन लगा जा सकता है 10 लाख का। ठीक है, या इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 5 years एंड लाइफ एंड मिनिमम फाइन ऑफ अप टू 5 लाख। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बोला है द एक्ट रिटेन्स द एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ 7 year बट इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अ 12 years बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द एक्यूज्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाता है भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता, जो आपका रिपील कर रहा है CRPC 1973 को। ठीक है, विच गवर्न्स प्रोसीजर ऑफ अ इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल फॉर ऑफेंस। तो ये बेसिकली बताता है प्रोसीजर। ठीक है, इन सब चीज़ों का ये प्रोसीजर बताता है। नाउ इस एक्ट में 531 सेक्शंस आपके हैं और यहाँ पे जो है इंक्रीज किए गए हैं, इन्होंने क्या बोला है, एन इंक्रीज फ्रॉम अ 484, तो पहले यहाँ पे 484 सेक्शंस थे, अभी 531 सेक्शंस कर दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा 177 प्रोविजन जो हैं वो मॉडिफाई किए गए हैं, 9 यहाँ पे न्यू सेक्शंस जो हैं वो ऐड किए गए हैं, 39 न्यू सबसेक्शंस लाए गए हैं एंड इट इनकॉर्पोरेट्स 44 न्यू प्रोविजन एंड क्लैरिफिकेशन। ठीक है, साथ में इट इंक्लूड्स टाइमलाइन इन अ 35 सेक्शन अलॉन्ग विद ऑडियो वीडियो प्रोविजन और 14 सेक्शंस जो हैं वो रिपील किए गए हैं। फाइन, नाउ ये मैंडेटरी कर दिया गया है टू कंडक्ट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद अ 7 year
ऑफ इम्प्रिजनमेंट और मोर, ठीक है, 7 साल या उससे ज्यादा का। ओके, नाउ जो ये एक्ट है आपका, इट अलाउज अप टू 15 डेज ऑफ पुलिस कस्टडी, जो आपकी विच कैन बी ऑथराइज्ड इन अ पार्ट ड्यूरिंग द इनिशियल 40 और 60 डेज, या फिर आपका 60 और 90 डेज पीरियड ऑफ अ जुडिशियल कस्टडी. This may lead to a denial of a bail for an entire period if the police has not exhausted the 15 days custody. ये सब मेंशन किया गया है. नेक्स्ट आपका है कि जो एक्ट है ये रिटेन करता है सीआरपीसी का 1973 का एक्ट, ठीक है, प्रोविजन, जिसमें कहा गया है इफ एन एक्यूज हैज स्पेंड हाफ ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इन अ डिटेंशन हैज अ राइट टू गेट अ बेल. ठीक है, ये क्लियर है. नाउ नेक्स्ट आपका एक्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो प्रोविजन है, ठीक है, दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑफेंसेस पनिशेबल बाय द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो यहाँ पे हमने बात की उसकी बात हो रही है, एंड पर्सन्स अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर पेंडिंग इन अ मल्टीपल ऑफेंसेस. ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रोविजन दैट इफ अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैज सर्व्ड 1/3 ऑफ अ मैक्सिमम सेंटेंसेस, ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जो है इसने 1/3 जो है सजा पूरी कर ली है मैक्सिमम सेंटेंस, देन ही और शी इज एंटाइटल्ड टू गेट अ बेल, तो उसे बेल मिलनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट है जो एक्ट है, इट रिटेन अ प्रोविजन ऑफ अ सीआरपीसी 1973, जहां पे कहा गया है जो एम्पावर करता है मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर एनी पर्सन टू प्रोवाइड स्पेसमैन सिग्नेचर्स और हैंड राइटिंग, बट हैज ऑल्सो एक्सपैंड इट टू फिंगर इम्प्रेशन एंड वॉइस सैंपल. ठीक है, जो ये प्रोविजन है ऑफ दिस एक्ट ये एप्लीकेबल है आपका टू पर्सन who has not been arrested. Okay, now next point क्या बोल रहा है, the act permits the use of handcuffs in various type of cases including organized crime, जैसे किडनैपिंग वगैरह, एक्सटॉर्शन वगैरह होता है. ओके, नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट, ये रिवील करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट को 1872 को. ठीक है, इट रिटेन्स मोस्ट प्रोविजन ऑफ IEA 1872, जैसे कन्फेशन, रेलिवेंस ऑफ फैक्ट और बर्डन ऑफ प्रूफ. ठीक है, दिस एक्ट विल एनकम्पसेस 170 प्रोविजन, जो रिप्लेस करेंगे ओरिजिनल 167. ठीक है, पहले 167 थे, अभी ये 170 प्रोविजन हो गए हैं. ठीक है, इट मॉडिफाइड 24 प्रोविजंस, जो ऐड करते हैं न्यू, यहाँ पे 2 नए प्रोविजन ऐड किए गए हैं, एंड 6 सब प्रोविजंस एंड रिपील 6 प्रोविजंस. ठीक है, दिस एक्ट रिटेन्स ओरिजिनल क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंस, जैसे डॉक्यूमेंट्री और ओरल. ठीक है, ये क्लासिफाई करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज अ डॉक्यूमेंट. देन एक्ट एक्सटेंडेड द definition of a joint trial in a which trial of a multiple person where accused has conduct or has not responded to an arrest warrant. ठीक है, नेक्स्ट है द एक्ट इंट्रोड्यूसेस न्यू कैटेगरीज, जैसे सेकेंडरी एविडेंस आर ओरल एंड रिटन एडमिशंस एंड टेस्टिमनी ऑफ अ पर्सन who has examined the document and is skilled to examine the document. Okay, now next is according to the official airline guide report, India becomes the dash largest domestic airline market in the world. तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट बन गया है वर्ल्ड में. ठीक है, 2014 में इंडिया की जो पोजीशन है वो 5th नंबर पे थी, और इस बार इंडिया ने जो डोमेस्टिक एयरलाइन की कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर ली है 15.6 मिलियन तक, और ये डेटा आपका है इन अप्रैल 2024. ठीक है, अप्रैल तक का ये डेटा है. फाइन, अब यहाँ पे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, इंडिया जो है ये हाईएस्ट लो कॉस्ट करियर्स जो है वो प्रोवाइड करता है अमंग द टॉप 5 कंट्रीज. अब टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं, पहले नंबर पे आ जाता है आपका यूएसए, जिसकी कैपेसिटी है 86.1 मिलियन की. सेकेंड नंबर पे चाइना है विद 67.8 मिलियन. थर्ड पे इंडिया, फोर्थ पे आपका ब्राजील है, एंड फिफ्थ पे इंडोनेशिया. इन सब में से इंडिया जो है हाईएस्ट लो कॉस्ट करियर्स जो है वो प्रोवाइड करता है. ओके, now next is recently in June, Union Minister S. Jaishankar and Ranil Wickremesinghe, President of Sri Lanka, jointly unveiled the virtual plaque to mark the formal commissioning of a Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) in Sri Lanka, built with a $6 million US grant from India. The MRCC was established by which Indian company? तो किसने इसे establish किया है, तो आंसर यहाँ पे है it was established by the भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. अब इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे MOU आपका साइन हुआ था 2022 में, कि यहाँ पे इंडिया जो है, इंडिया की जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये सेटअप करेगी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर
श्रीलंका के कोलंबो में, ठीक है। उसी के तहत यहाँ पे अभी एस जयशंकर जी जो जिनका विजिट था अभी श्रीलंका में, और रानिल विक्रम सिंह जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, इन्होंने जॉइंटली वर्चुअल फ्लैग जो है इसका आपका अनवील किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज एडेड आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग इजराइल आर्म्ड फोर्सेस एंड हमास आर्म्ड विंग टू इट्स लिस्ट ऑफ ऑफेंडर्स फॉर वायलेटिंग चिल्ड्रंस राइट। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहाँ पे जो लिस्ट है आपकी उसमें ऐड किया है इजराइल आर्म फोर्सेस को और हमास के आर्म विंग को? तो आंसर हियर इज इट इज डन बाय द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, किसने किया है? यूनाइटेड नेशन ने इसे ऐड किया है। अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। जो यूनाइटेड नेशन एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम क्या है? चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। क्या नाम है इसका? चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। इस लिस्ट में इजराइल की जो आपकी आर्म फोर्सेस है और हमास की आर्म विंग है, इजस अल दीन अल कसम एंड पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद आर्म विंग, इन सबको इस लिस्ट में डाला गया है क्योंकि इन्होंने वायलेट किए हैं चिल्ड्रन राइट्स को। ठीक है, साथ में ही इन्होंने सूडान की आर्मी जो है, ठीक है, एंड राइवलरी मिलिट्री द रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, इनको ब्लैकलिस्ट किया है फॉर किलिंग एंड मेमिंग दी चिल्ड्रन एंड फॉर अटैकिंग द स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। तो इन दोनों को भी ब्लैक लिस्ट में यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, अब जो रिपोर्ट है ये रिलीज किसने की थी? ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो आपके हैं एंटोनियो गटरेस, इन्होंने इसे जो है रिलीज किया था और प्रेजेंट किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the India affiliate of a Institute of Risk Management has licensed dash to set up India's first and East India's only global center for enterprise risk management। तो इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको IRM ने लाइसेंस दिया है इंडिया का पहला और ईस्ट इंडिया का इकलौता ग्लोबल सेंटर सेटअप करने के लिए फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट? तो आंसर यहाँ पे है, ये यूनिवर्सिटी है आपकी ओडिशा की, विच इज श्री श्री यूनिवर्सिटी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है अ सेफर एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर कम्युनिटीज थ्रू आउट ईस्ट इंडिया बाय establishing partnership with the government agencies and local organization. Okay, next is recently in Jan, Ministry of Education has constituted a 7-member high-level committee to make recommendations on reform in an examination process, improvement in our data security protocols and functioning of a national testing agency। तो आप सभी को पता है रिसेंटली नीट का जो एग्जाम था वो आपका लीक हुआ था, उसका पेपर लीक हुआ था। ठीक है, और यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो कैंसिल हुआ था। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपका 7 मेंबर की कमेटी एक बनाई गई है, हाई लेवल मेंबर कमेटी, जो रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगी एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए और डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में क्या इंप्रूवमेंट करने हैं और कैसी फंक्शनिंग, बेसिकली जो एनटीए की फंक्शनिंग है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो फंक्शनिंग है, उसमें रिकमेंडेशन ये प्रोवाइड करेगी विद इन 2 मंथ। ठीक है, ये रिपोर्ट सबमिट करेगी। फाइन, अब जो ये कमेटी है इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं के राधा कृष्णन। क्या नाम है इनका? के राधा कृष्णन। फाइन, जो फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं इसरो के एंड चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IIT कानपुर। इनके अलावा बाकी 6 मेंबर्स कौन से हैं? रणदीप गुलेरिया, प्रोफेसर BJ राव, राममूर्ति के, देन पंकज बंसल, प्रोफेसर आदित्य मित्तल एंड गोविंद जायसवाल। ये बाकी आपके जो है 6 मेंबर्स हैं। ओके, next is which among the following has recently in June signed a MOU with the Military College of Telecommunication Engineering, that is MCTE, to advance collaboration in next generation wireless technology for Indian Army। तो recently जो सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च है, दैट इज समीर, जो लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, इसने MOU साइन किया है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ, ताकि जो इंडियन आर्मी की बेसिकली जो कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, उनको एनहांस करें। इस चीज के लिए यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब समीर क्या है? ये एक आपकी ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ठीक है, अब MOU किसने यहाँ पे साइन किया था? तो जो आपके MCTE मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लेफ्टिनेंट जनरल हैं KH ग्वास एंड जो समीर के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर P हनुमंता राव, इनके बीच में ये MOU साइन हुआ था। फाइन, इस MOU के तहत एक तो यहाँ पे मैंने क्या बोला,
कि इंडियन आर्मी की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को ये एनहांस करेगा, उसको एडवांस करेगा, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे एक एडवांस मिलिट्री रिसर्च एंड इंक्यूबेशन सेंटर भी सेटअप किया जाएगा मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है। नाउ समीर का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और MCTE का हेडक्वार्टर इंदौर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। समीर को एस्टैब्लिश किया गया था 1984 में और MCTE को एस्टैब्लिश किया गया था 1967 में, ओके। Now next is in June 2024, the Bureau of Indian Standard BIS has introduced two new standards, which is IS 18590/2024 and IS 18606/2024 for dash। तो BIS ने recently दो स्टैंडर्ड आपके लॉन्च किए हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस किए हैं। ये ये आपके इंट्रोड्यूस किए गए हैं एनहांस करने के लिए सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ये लाए गए हैं, ठीक है। अब ये जो आपके IS हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये आपके हैं अप्लाई किस में होंगे, ये L 2 व्हीलर्स में, M 4 व्हीलर्स में एंड N गुड ट्रक्स में, ठीक है। ये तीन कैटेगरीज के लिए EV की ये लाए गए हैं और अभी तक टोटल 30 इंडियन स्टैंडर्ड्स डेडिकेट कर चुका है BIS इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इनकी एसेसरीज के लिए। क्लियर है। नाउ BIS की बात करें तो डायरेक्टर जनरल करेंटली इसके हैं प्रमोद कुमार तिवारी और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, ओके। नेक्स्ट इज विच बैंक हैज लॉन्च्ड द स्मार्ट लॉक सेफ्टी फीचर ऑन इट्स बैंकिंग ऐप iMobile Pay टू लॉक और अनलॉक मल्टीपल बैंकिंग सर्विसेज। तो जो iMobile Pay ऐप है, ये ऐप किसकी है, ICICI बैंक की है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे इन्होंने एक फीचर लाया है स्मार्ट लॉक, जिससे आप अपनी सर्विसेज जो है वो लॉक और अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। जैसे इंटरनेट बैंकिंग आप कर सकते हो, UPI कर सकते हो, आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे लॉक और अनलॉक किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप डीएक्टिवेट कर सकते हो पर्टिकुलर बैंकिंग सर्विसेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे इन केस अगर यहाँ पे पॉसिबल फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होता है तो उस केस में आप अपनी सर्विसेज स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। Next is the RBI has partnered with Application Programming Interface Exchange, that is APIX, to host dash edition of a global hackathon Harbinger 2024 Innovation for Transformation। तो RBI ने पार्टनरशिप की है एपिक्स के साथ होस्ट करने के लिए 3rd एडिशन हरबिंगर का, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इट इज अ 3rd एडिशन, जिसके लिए यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है, पार्टनरशिप की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे दो थीम इसकी हैं, जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड जो डेडिकेटेड है रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन के लिए और ये इंश्योर करेगी ट्रांजैक्शन एनोमिटी एंड आइडेंटिफिकेशन म्यूल अकाउंट। दूसरी आपकी थीम है बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली, ठीक है। अब ये किस पे फोकस करेगी, इट विल फोकस ऑन एम्पावरिंग द विजुअल इम्पेयर्ड इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें टेक्नोलॉजीज क्या क्या यूज की जाएंगी इन सॉल्यूशंस को क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट इज API और डेटा एनालिटिक्स को, ठीक है। अब प्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे कैश प्राइज में 40 लाख का जो है यहाँ पे आपका कैश प्राइज रखा गया है फॉर विनर इन ईच प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैटेगरी। नेक्स्ट आपका है स्पेशल प्राइज ऑफ 20 लाख for best all team and siphon of 5 lakh per team shortlisted for the solution development, ठीक है। Next is recently in June S&P Global Rating in its Economic Outlook Asia Pacific Quarter 3 2024 retained India's GDP growth projection at -% for financial year 2025। अब recently S&P Global Rating ने जो है इकोनॉमिक आउटलुक अपना रिलीज किया है एशिया पैसिफिक का फॉर Q3 of 2024, जिसमें इन्होंने इंडिया की GDP आपकी रिटेन की है 6.8%, ठीक है। कितनी रिटेन की है, 6.8%, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें 2026 की, तो ये इन्होंने रेज की है 6.1 पहले प्रिडिक्शन दी थी, अब इन्होंने इसे प्रोजेक्शन कितना किया है 6.9% का किया है। अब फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए ये इन्होंने 7% कर दी है, पहले 6.2% प्रिडिक्ट किया गया था। फाइन। अब बात करें रिटेल इन्फ्लेशन की फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025, ये प्रिडिक्ट की गई है 4.5% की। फाइन। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो S&P ग्लोबल रेटिंग के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है मार्टिना एल च्युआंग, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट है
Which among the following has become the first Indian city to be officially declared as a UNESCO City of Literature? ठीक है, इनमें से कौन सी आपकी इंडियन सिटी है जिसे डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज कोझीकोड, ठीक है, जो आपके लोकेटेड है केरला में। फाइन। अब यहाँ के जो आपके टूरिज्म मिनिस्टर हैं PA मोहम्मद रियाज, इन्होंने यहाँ पे अनवील किया था लोगो ऑफ द सिटी लिटरेचर बाय यूनेस्को। यहाँ पे आप ये लोगो देख सकते हो। ओके, अब केरला ने इसी के साथ एक और नया डिसीजन लिया है कि फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड्स 23 जून को ये सेलिब्रेट करेंगे सिटी ऑफ लिटरेचर डे ऑफ कोझीकोड अक्रॉस केरला। ओके, नेक्स्ट इज इन जून 2024 Anuj Tyagi has been appointed as a managing director and CEO of which journal insurance? इनमें से कौन सी जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है जिसके ये MD and CEO अपॉइंट किए गए हैं? तो आपका आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, इट इज HDFC एर्गो जर्नल इंश्योरेंस। ओके, अब जो इनका टेन्योर है ये 1 जुलाई से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, इन्होंने सक्सीड किसे किया है? रितेश कुमार को, जिन्हें जो है एर्गो इंटरनेशनल का डेप्यूटी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है और इनका टेन्योर आपका 4 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड ये फोकस करेंगे ऑन अ ग्रोथ ऑफ अ एशियन मार्केट जैसे चाइना, थाईलैंड और सिंगापुर को। फाइन। नाउ HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसके चेयरमैन करंटली हैं KM मिस्त्री, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज नेम द प्लेयर हु वॉन 2024 WTT वुमेन्स सिंगल टाइटल एट WTT कंटेंडर लागोस 2024 जो नाइजीरिया में आपका हुआ था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज श्रीजा। ठीक है, श्रीजा जो है इन्होंने चाइना की प्लेयर को यहाँ पे डिफीट किया था एंड शी बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर टू विन विमेन सिंगल टाइटल इन अ WTT कंटेंडर। ठीक है, इसी के साथ श्रीजा अकुला जो है ये इंडिया की हाईएस्ट रैंक प्लेयर बन गई है और वर्ल्ड नंबर 124 रैंक पे ये भी हैं। ओके, नाउ इसके अलावा आपको नोट करना है इंडिया का जो कंटीजेंट थे इन्होंने टोटल 9 मेडल्स यहाँ पे जीते थे, जिसमें से 3 आपके गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी डिटेल देखें तो कैटेगरी आपकी वुमेन सिंगल में हमने डिस्कस किया, श्रीजा कुला जीती हैं। ठीक है, मेन सिंगल में जर्मनी के प्लेयर हैं डिमित्रिज, जिन्होंने ये गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है और इन्होंने डिफीट किया है जर्मनी के ही प्लेयर को। ठीक है, विमेन्स डबल की बात करें तो श्रीजा अकुला और अर्चना कमात ने यहाँ पे गोल्ड जीता है और इन्होंने डिफीट किया था इंडिया के ही प्लेयर यशस्विनी घोरपड़े एंड दिया चिताले को। देन मेंस डबल की कैटेगरी में हरमीत देसाई एंड माधव ठक्कर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने नाइजीरिया के जो प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे डिफीट किया था। इसके अलावा इंडिया का पेयर अखिया मुखर्जी एंड सुथिरथा मुखर्जी, इन दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेन्स डबल में। ठीक है, हरमीत देसाई एंड माधव ठक्कर इन्होंने डिफीट किया था नाइजीरियन प्लेयर को और इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पे सिक्योर किया था मेंस डबल में एंड दे बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेंस प्लेयर टू विन अ WTT कंटेंडर टाइटल। ठीक है, पहली बार ये टाइटल इन्होंने जीता है। देन इंडिया ने 2 ब्रॉन्ज मेडल्स भी जीते हैं मिक्स डबल कैटेगरी में, अर्चना कमात, मानव ठक्कर एंड मानुष शाह एंड दिया चिताले, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे सिक्योर किया था। फाइन। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, जो वर्ल्ड टेबल टेनिस आपका है WTT, इसे कब क्रिएट किया गया था? 2019 में इसे क्रिएट किया गया था और करंटली इसके CEO हैं स्टेफन डिंटॉन। ओके, नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल गेटवेज टू सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक ऑफ मुंबई रीजन। तो इस बुक को रिलीज किया है आपके महाराष्ट्र के गवर्नर ने, जिनका नाम है रमेश बायस। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी। जो ये बुक है इसे पब्लिश किया है पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। जो ये बुक है इसमें टोटल आपके 18 आर्टिकल्स हैं बाय रिनोन्ड ऑथर्स कंपाइल्ड बाय द मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ अ वुमेन्स इन डिप्लोमेसी इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी जो है इसे 24 जून को ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार हमने इसका 2nd एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया है। ठीक है, अब 2nd एडिशन की थीम क्या थी? विमेन्स लीडरशिप इन अ मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी। विमेन्स लीडरशिप इन अ मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी। ओके,
नाउ अब यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे इस ओकेजन पे जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं डेनिस फ्रांसिस, इन्होंने हंसा जीवराज मेहता जो हैं इनको ऑनर किया है, ऑनर दिया है एज जो इंडियन फेमिनिस्ट लीडर, एक्टिविस्ट एंड डिप्लोमेट थी, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन मेकिंग द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ अ ह्यूमन राइट मोर इंक्लूसिव। जो पहले आपकी थी ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, इनकी वजह से ये जो है चेंज हुआ था। जैसे क्या इसे चेंज किया गया था, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन आर्टिकल 1 ऑफ अ यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ अ ह्यूमन राइट। ठीक है। नाउ जो आपकी हंसा जीवराज मेहता जी थी, शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस AIWC इन 1946 एंड ये फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर बनी थी इन इंडिया विद हर अपॉइंटमेंट एट अ SNDT यूनिवर्सिटी जो अभी लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है। साथ में ही आपको नोट करना है, शी वॉज द वन ऑफ द 15 विमेन फ्रेमर्स ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इनको सोशल वर्क के लिए 1959 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। ठीक है। और इनकी डेथ कब हुई थी? 1995 में, 4 अप्रैल 1995 को इनकी डेथ हुई थी। ओके। नाउ नेक्स्ट अब बात करेंगे यूनाइटेड नेशन विमेन्स ग्लोबल डेटा की ऑन अ विमेन पॉलिटिकल लीडर। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग विमेन्स जो हैं दे आर सिग्निफिकेंटली अंडर रिप्रेजेंटेटेड इन अ ग्लोबल एग्जीक्यूटिव पोजीशन, जैसे आपका हेड ऑफ स्टेट हो गया, हेड ऑफ गवर्नमेंट या कैबिनेट मेंबर्स। ठीक है। अब ऐसे टॉप 5 कंट्रीज की हम बात करते हैं जहाँ पे विमेन्स की जो पॉपुलेशन है इन अ पार्लियामेंट ये अच्छी है। ठीक है। तो पहले नंबर पे फिनलैंड आता है जहाँ पे टोटल मिनिस्टर 19 है, इनमें से 12 आपके विमेन्स हैं। ठीक है। तो टोटल परसेंटेज आपका 63.2% हो गया। ऐसे ही निकारागुआ जो है इसमें 10 विमेन्स आपकी हैं आउट ऑफ 16। देन टेंस्टन जो है इसमें 5 में से टोटल अगर मिनिस्टर आपके 5 हैं तो 3 आपके विमेन हैं। बेल्जियम की बात करें तो 14 में से 8 विमेन हैं। ऐसे ही एंडोरा की बात करें तो 11 में से 6 आपके विमेन्स जो है पार्लियामेंट में मौजूद हैं। ठीक है। ये इनकी पॉपुलेशन है। फाइन। नाउ अगर इंडिया की बात करें तो इस लिस्ट में इंडिया की जो रैंक है वो है 171st। ठीक है। ग्लोबल रैंक इंडिया की कितनी है? 171। और परसेंटेज की बात करें तो ये परसेंटेज आपकी है 6.5% और ये रिप्रेजेंटेशन है विमेन्स इन पार्लियामेंट का। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 113 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे विमेन जो है अभी तक हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट बनी ही नहीं है। ठीक है। और ओनली 26 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे जो विमेन है या आप बोल सकते हो जो गवर्नमेंट है वो विमेन द्वारा चलाई जाती है, विच इज करेंटली लेड बाय द विमेन। ओके। Next question is, which ministry has launched a 100-day special awareness campaign on women empowerment at a Vigyan Bhavan, न्यू दिल्ली, दिल्ली? तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने 100 डे स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया था ऑन विमेन एम्पावरमेंट? तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। अब इसे लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग दी नेशनल वर्कशॉप ऑन अ स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन विच इज संकल्प। ठीक है। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ अ विमेन। अब ये जो आपका कैंपेन है ये 21 जून को शुरू हुआ है और ये आपका चलेगा 4 अक्टूबर तक। फाइन। अब जो सेशंस यहाँ पे डिजाइन किए गए हैं इनका मेन एम क्या है? ये इंश्योर करेंगे लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज और एनहांस करेंगे विमेन्स पार्टिसिपेशन इन दी डेवलपमेंट स्कीम्स। अब ये स्कीम्स कौन कौन सी हैं? जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गया, PM आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पोषण अभियान, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इन स्कीम्स की यहाँ पे बात हो रही है कि इन विमेन्स का पार्टिसिपेशन यहाँ पे एनहांस किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। ओके। Next is, recently in June, Ministry of Coal has initiated India's first ever pilot project for underground coal gasification in which state? तो कौन से स्टेट में जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट किया गया है, उसकी शुरुआत की गई है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज झारखंड। झारखंड का जो आपका जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जमतारा डिस्ट्रिक्ट, वहां पे इस प्रोजेक्ट की जो है शुरुआत की गई है। ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को मैनेज कौन करने वाला है? ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट इन रांची झारखंड एंड एर्गो एक्सर्जी टेक्नोलॉजी। ठीक है, फ्रॉम कनाडा। तो ये इसे मैनेज करेंगे एंड इस इनिशिएटिव या इस पायलट प्रोजेक्ट में क्या होगा, जो कोल है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा मीथेन में, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में थ्रू इन सूट गैसिफिकेशन। ठीक है, थ्रू द इनसूट गैसिफिकेशन। ओके।
नाउ मिनिस्ट्री ऑफ कोल की बात करें तो इसके यूनियन मिनिस्टर करंटली हैं जी किशन रेड्डी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? सतीश चंद्र दुबे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु इज रिसेंटली इन जून अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ अ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज TRAI ऑन अ डेप्यूटेशन ऑन फॉरेन सर्विस टर्म फॉर 2 years। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम है अतुल कुमार चौधरी, जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ सेक्रेटरी ऑफ अ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ये क्लियर है। नाउ he has been serving as a deputy director general in a unique Identification Authority of India that is UIDAI since 2021। ठीक है, अब यहाँ पे इनसे पहले कौन थे जिनको इस पोजीशन पे जो है अपॉइंट किया गया था? इनसे पहले वी रघुनंदन जो थे इस पोजीशन पे सर्व कर रहे थे, ठीक है, जिनका रिटायरमेंट आपका 31 मई 2024 को हो गया है। फाइन। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो चेयरमैन है आपके अनिल कुमार लोहोती ऑफ TRAI। इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में और इसे 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।